हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिक मैथ्स क्लास 10th का सैंपल पेपर। और वो सैंपल पेपर मैंने नहीं बनाया, वो सैंपल पेपर HBSC यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इशू किया गया है। एक स्टैंडर्ड का, एक मॉडल का, उसका बेसिक का। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिक का। 3 सेक्शंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम सेक्शन डी, जिसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, वो सॉल्व करेंगे। और यहाँ शायद चारों में ही इंटरनल चॉइस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 33 में भी चॉइस है और क्वेश्चन नंबर 34 में भी चॉइस है। इन्होंने और लिखा नहीं है, वैसे इतनी चॉइस मिलती नहीं है भाई। 34 में कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने। देखो भाई, 34 में ए पार्ट दे दिया, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, बी पार्ट दे दिया, पूरा बड़ा क्वेश्चन है। ये जो और है वो यहाँ आना चाहिए था, तो इसमें भी चॉइस दे दी और 35 में भी दे दी, जबकि इतनी चॉइस नहीं आती, 2 में चॉइस आती है। ठीक है, अगर इस तरह से आपको 4 चॉइस मिलती हैं, 4 मतलब 8 प्रश्न हैं भी ये सेक्शन सी में। अब आपके 8 प्रश्न हैं। सी है कि डी है? डी है। इसमें 8 प्रश्न और 4 आपने करने हैं। सबसे मजे की बात है ये। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32, 32 ए और बी मान के चलो, या तो ए वाला कर रहे हो या बी वाला। क्या क्वेश्चन है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो ये एक तो आयताकार हो गया भूखंड और इसका पूरा क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। या तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है या फिर ये चैप्टर नंबर 4 का। अब हमारे दिमाग में भिड़ते क्या आएगा कि मान लिया लंबाई x है, मान लिया चौड़ाई y है, हो गया। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है। एक समीकरण तो बन गया, बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो है 528। और जब x और y की गुणा आ जाए तो आपने चैप्टर नंबर 4 यूज करना है, द्विघात समीकरण का। क्योंकि जो समीकरण यहाँ बन रहा है ना, वो ऐसे बनना चाहिए x जमा वाई जमा सी बराबर है 0, लेकिन यहाँ जमा नहीं आ रही, गुणा आ रही है। ठीक है, और जब यहाँ गुणा आ रही है तो हमें चैप्टर नंबर 4 लगाना है, जिसमें x की घात 2 करके ax की 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये इतना सा काम आप रफ में करके देख सकते हो कि भैया पहला समीकरण तो बन गया, दूसरा समीकरण तो बनेगा क्षेत्रफल से, और वो क्षेत्रफल हमारा जो आएगा वो गुणा में आएगा, और जहां गुणा आ गई ना वहां पर सेकंड चैप्टर, वो 4th चैप्टर यूज करना है। तो सबसे पहले लिखोगे माना भूखंड की लंबाई, थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ, माना लंबाई हो गई x मीटर और माना चौड़ाई हो गई y मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन ये ले लो, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई को 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो। अब लंबाई को तो मैंने x माना है, चौड़ाई को मैंने y माना है, तो ये एक आ गया समीकरण हमारे पास कि x की वैल्यू है 2y जमा 1। तथा अब हमें कहा गया है कि इस भूखंड का या खेत का जो क्षेत्रफल है वो 528 है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो x का मान है इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। x की जगह तुम लिख दो 2y प्लस 1 इंटू वाई बराबर है 528, और ये वैल्यू कहाँ से आई इसका कारण लिख दो समीकरण नंबर 1 से। कई दिन हो गए तुम्हें इस चैप्टर को रिवाइज किए हुए, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे बीच में बोल देना। भाई लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, तो ये शर्त आ गई। जैसे कोई शर्त आ जाए उसको समीकरण बना दो।
दूसरी शर्त में क्षेत्रफल दे रखा है तो ये क्षेत्रफल आ गया। अब इससे और इससे हल कैसे निकालें भैया, तो हम विलोपन विधि लेते हैं या प्रतिस्थापन। इसमें जमा तो नहीं आ रही, गुणा आ रही है, तो गुणा में ये x का मान उठा के, भाई x का मान उठा के ये रख दो यहाँ पे, ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम आगे, ठीक है। डायग्राम बना देते हो तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। लंबाई x, चौड़ाई y। करना क्या है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों आपने ज्ञात करनी है, x और y। तो इसको अब ये जो y बाहर है ये गुणा हो जाएगा इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो 2y को y से करोगे तो 2y की घात 2, 1 को y से करोगे तो y, और बराबर है 528। 528 को लेफ्ट में ले आओ, 2y की 2, हाँ, जमा y माइनस का 528 बराबर है 0। ये अब आपका मेन क्वेश्चन बन गया द्विघात समीकरण। अब याद दिला दूं कि द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो है मध्य पद को तोड़ना, ये चैप्टर 2 में भी आ रहा था, मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद को तोड़ना चैप्टर नंबर 2 में भी आ रहा था, लेकिन अब पता चक्कर क्या है, यहाँ तो है 1 और 2 और 528, 2 और 528 की गुणा करोगे, 2 8 2 4 2 5 1056 आना चाहिए गुणा करके, ये बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। उसकी बजाय हम अपना विविक्तर वाला तरीका अपनाएंगे। यहाँ ए निकाल दो, कितना है बताओ, ए 2b सी माइनस 528। अब आप विविक्तर निकाल दो डी, जो कि होता है b की 2 माइनस 4ac। b की जगह 1 की घात 2, 4, a की जगह 2, c की जगह माइनस का 528। ठीक चल रहे हैं। एक, हाँ, 4 दूनी 8, 8 8 घटा घटा जमा, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 5 40 और 2 42। अब ये आ गया 4224 में एक जोड़ोगे तो 4225 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। इसी पेपर में क्वेश्चन आया था कि मूल कैसे होते हैं। अगर ये डी का मान 0 से बड़ा है तो दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। अब हमारा जो वैसे तो x होता है, लेकिन हमारा समीकरण y में है, हमारा समीकरण y में है, तो यहाँ लिखोगे y बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac का अंडर रूट बटे में 2a। ये एक नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बता तो रही हूँ भाई, अब तुम कितना सुन रहे हो। -1 बी की 2 माइनस 4ac आ गया 4225 का अंडर रूट, और 2a का मतलब 2 गुणा 2। अब ये जो 4225 है ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि 4225 में से 25 को भूल जाओ, 42 को मैं 6 7 42 लिख सकती हूँ, तो 6 7 का तो 6 ले लो और 25 का अंडर रूट 5, ये 65 का वर्गमूल पाएगा। नहीं सॉरी, इसका वर्गमूल 65 पाएगा, 65 का वर्ग पाएगा ये। और नहीं तो अगर भाई नहीं तो फिर तुम्हें ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि 8वीं क्लास में आ जाता था कि ये ले लिया, 2 ये चले गए, 6 6 36, 12 में से 6 गए 6, ऊपर से जोड़ा उतारते हैं 25, 6 का दुगुना कर दो 12, 5 लगाया, 5 से गुणा करा तो 625 आएगा, और ये 5 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये वर्गमूल कितना आ गया, 65। तो -1 जमा घटा 65 बटे 4। अब y का मान निकालने के लिए एक बार तो जमा का 65 के बटे में 4 कर दो, एक बार घटा का, इसको कैंसिल कर देंगे। क्यों, y हमने आयत की क्या ली है, चौड़ाई ली है, और ये जो चौड़ाई है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसको तो कैंसिल कर देंगे। और यहाँ से जो y की वैल्यू है 65 में से 1 गया 64 बटे 4, 16 आ जाएगी। तो जो नहीं जोड़ना क्यों है, ये क्या है, -1 है ना, ध्यान से तो देखो, -1 नहीं है, तो 65 में से 1 गया 64, तो 64 को 4 से भाग करोगे तो 16, तो आयत की जो चौड़ाई है वो 16 मीटर आ गई। अब इस y के मान को यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x बराबर है 2y जमा 1। तो समीकरण नंबर 1 से जो x की वैल्यू है वो 2y जमा 1 आ रही है, तो 2y का मतलब 16, 16 और 2 16 दूनी 32 और 1 33। तो आयत की जो लंबाई है वो आ गई 33 मीटर।
आयत की जो चौड़ाई है वो आ गई 16 मीटर और ये आंसर आ गया। आप इसकी पड़ताल कर सकते हो, जांच कर सकते हो। जांच कैसे कर सकते हो कि 33 को 16 से गुना करके देख लो। 16 × 48, 4 16 × 48 और 4 52, 528 और 528 ही हमारा क्षेत्रफल आ रहा था। इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है। दोबारा बताने की जरूरत है या पक्का? इसी में अब आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है और इसको हम कह रहे हैं पार्ट बी। एक ये थोड़ा ध्यान से करने का, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इसमें से। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब रेलगाड़ी को जाना है 480 किलोमीटर और उसकी चाल नहीं बदल रही। मतलब 60 की स्पीड पे है तो 60 पे चलेगी, 65 पे है तो 65 पे, 80 पे है तो 80 पे, 100 पे है तो 100 पे। कहानी समझ आ गई? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर चाल कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगते। भाई जितनी धीरे चलोगे उतनी देर में पहुंचोगे। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ये भी चैप्टर नंबर 4 का ही क्वेश्चन है और दोनों के दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में से ही आ रहे हैं। अब स्टैंडर्ड वालों के साथ क्या गड़बड़ होती है कि उनका पुरानी बुक में से भी जो स्टेटमेंट है उनमें से भी आ जाते हैं। तो 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में, उनको तीनों को कर लेते हो तो तुम्हारा नंबर आए पड़े हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, अब इस पे ध्यान दो कि भैया रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। स्टेटमेंट को पढ़ने पे 1 मिनट जरूर लगाना है। तो माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना थोड़ा सा लिखने के भी नंबर मिलते हैं वहां। प्रारंभिक माने भैया शुरू में वो कितनी गति से चल रही थी। तो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान ली चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूरी गाड़ी तय कर रही है वो है 480 किलोमीटर। तो लिया गया समय, किसी बच्चे को याद है चाल, दूरी और समय में क्या रिलेशन है? समय t1, समय क्या होता है? उल्टा बोल रहे हो, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 और चाल, मतलब ये है ना, देखो सिंपल सा मैथ है। देख बेटा 480 किलोमीटर की दूरी है और गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है तो 8 घंटे में पहुंचेगी अगर नॉन स्टॉप चलती है। तो दूरी ज्यादा है, चाल तो दूरी जितनी, अब 480 किलोमीटर की दूरी तो 480 की स्पीड से तो गाड़ी ना भी चले। तो दूरी को चाल से भाग करेंगे तो समय आ जाएगा। तो ये आ गया 480 बटे x घंटे। ये पहले समय लग रहा था उसको। क्वेश्चन को समझना। अब ये भैया कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो रेलगाड़ी की नई चाल, पहले गाड़ी x की स्पीड से चल रही थी, तुम मत बोलना, तो और 8 किलोमीटर कम हो गई तो अब नई स्पीड क्या हो गई गाड़ी की? तुम बताओ। नहीं, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड पहले x किलोमीटर थी और 8 किलोमीटर कम कर दी स्पीड तो कितनी हो जाएगी? हाँ वेरी गुड, x माइनस 8। ये मानव वाले क्वेश्चन में भी आया था कि भैया उसकी आयु अब मान लो y वर्ष है तो 5 साल पहले y माइनस 5 थी, 5 साल बाद y प्लस 5 थी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक एक नंबर को आपने स्कोर करना है। जिन बच्चों को पास होना है, जिन्होंने पूरे मार्क्स लेने वो तो तैयारी अव्वल करनी ही है। तो रेलगाड़ी की नई चाल हो गई ये, दूरी तो उतनी ही है 480 किलोमीटर। तो लिया गया नया समय, उसको बोल दो t2। समय टाइम होता है, टाइम वही डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t2 हो गया 480 बाय x माइनस 8। सुन लो ध्यान से अब, है ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। ये वो टाइम है जब रेलगाड़ी अपनी पहली स्पीड से चल रही थी। अब ये वो टाइम है जब स्पीड कम करके रेलगाड़ी चल रही है। तो इनमें से ज्यादा कौन सा है, पहले और दूसरे में से? ध्यान से करना, ध्यान से जवाब दिया करो कि यहाँ पर मान लो 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी और अब स्पीड 8 कम करके 52 कर दी। मान लो यहाँ पे मैं x की जगह 60 लगा दूं स्पीड, तो यहाँ जो स्पीड होएगी वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो टाइम ज्यादा किसमें लगेगा जाने में? t1 ज्यादा है कि t2? बी में, सेकंड में t2 ज्यादा है।
T2 ये समय ज्यादा है, बिल्कुल सिंपल सा मैथ है। और वो ज्यादा समय कितना लग रहा है कि 3 घंटे रेलगाड़ी को 3 घंटे, ये देखो रेलगाड़ी को, अरे भैया 1 मिनट, रेलगाड़ी को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि ये 3 घंटे ज्यादा है, ये कम है। अगर यहाँ गाड़ी को 10 घंटे लग रहे थे तो यहाँ गाड़ी को 13 घंटे लग रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाऊंगी तो 13 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें बड़ी ध्यान से समझना, मुश्किल कुछ नहीं है भैया, टाइम देने वाली बात है। T2 माइनस T1 3 है। अब T2 हो गया 480 बटे x माइनस 8, T1 हो गया 480 बटे x और बराबर है 3 बटे 1। एक बात यहाँ मैं बीच में लिखना चाहूंगी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने एक न्यू लिंक दिया है जिस पर 2016 से लेके 2025 तक के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डल चुके हैं। और वो लिंक मैं आपको इसके उसमें भी दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी, इसमें कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, और वो लिंक मैं हाँ डिस्क्रिप्शन में, वेरी गुड, और टेलीग्राम पे भी दे दूंगी। जिन बच्चों को अपनी तैयारी करनी, अगर आप पिछले 3 साल के पेपर भी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और ये बहुत अच्छा इनिशियल है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का, कल ही वो लिंक हमारे पास आया है और सिस्टमेटिक हर साल के हर कोड के पेपर उसमें अवेलेबल है। तो अब इसको हम आगे यहाँ से दोबारा उठा लेती हूँ मैं और सॉल्व करते हैं। मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई सैंपल पेपर की जरूरत है, ना कोई गैस पेपर की जरूरत है, ना कोई प्रिंट की जरूरत है, पैसे लगने नहीं। हमने उसको बुक निकाली, पेपर निकाला और सॉल्व किया। यहाँ हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स लेफ्ट साइड में। अब ध्यान देना, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, 480 को x से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 480x माइनस। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कट गया और 480 को इस x माइनस 8 से गुणा कर देंगे, तो ये माइनस प्लस का ध्यान रखना, ब्रैकेट में x माइनस 8 और बराबर है 3 बटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, और ये 1 तो पड़ा ही है इधर। अब देखो 480x माइनस 480x, इसको इससे करा, इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38 बराबर है 3। इसको जब राइट में ले जाओगे x ब्रैकेट x माइनस 8, ये दोनों कट गए, ये आ गया 3840 बराबर है 3x की 2 घटा 3 8 24x। समझ आया? पहले इससे गुना करा फिर इससे। अब इसको भी राइट में ले जाओ तो ये इक्वेशन बन गई 3x की 2 घटा 24x घटा 3840 बराबर है 0। 3 से भाग कर दो इसको, x की 2 घटा 8x, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, जिसे अब हम b की 2 माइनस 4ac से फटाफट सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 8 माइनस 8 की घात 2। ये एक वीडियो में दोबारा यही मेथड आ रहा है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि भैया तुम इस मेथड को समझ पा रहे हो, याद आ रहा है तुम्हें। 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 4 को इससे गुणा कर दो, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 और 1 5। 64 को 20 में जोड़ोगे तो 5184 आ गया। ये पहले इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है 5184 किसका है, देखते हैं। 7 7 49, 11 में से 9 गए 2, ऊपर से तारा 84, 7 दूनी 14, 2 पे चला जाएगा ये, है ना। 2 से गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 चला गया ना, तो 72 है इसका अंडर रूट। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस डी का अंडर रूट। पिछले में मैंने यहाँ b की 2 माइनस 4ac लिखा था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac दोनों एक ही बात होती हैं, क्लियर है। तो बटे में 2a, पेपर में इस तरह लिखा आ जाए तो तुम कंफ्यूज ना होना, ये ध्यान रखना। तो माइनस बी, बी 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 ए बी सी नहीं छाटे थे मैंने, यहाँ अलग से छाट देती हूँ। ए एक है, बी बोलना, इसमें से बी माइनस 8 है, सी माइनस 1280, 1280, 1280। तो माइनस ब्रैकेट माइनस 8 जमा घटा डी का अंडर रूट 62 नहीं 72 सीधा कर रही हूं मैं, और 2 एकम 2।
तो माइनस माइनस 8 जमा घटा 72/2। अब यहाँ से देखो, एक बार तो ले लो 8 जमा 72/2 और एक बार ले लो 8 घटा 72, ये नेगेटिव आएगा। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसको भी छोड़ देंगे। 72 और 8 80, 80 को 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और शुरू में हमने जो रेलगाड़ी की चाल ली थी वो यही ली थी, और यही हमसे पूछा गया था कि भैया रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है वो कितनी है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब यहाँ ये फायदा है कि कुछ अगर आप 4.1 भी कर ली, 2 छोड़ दी, 3 छोड़ दी, तो भी आपका यहाँ 5 नंबर का पूरा जुगाड़ बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये भैया है आपका त्रिभुज में से चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 में से। तो 33वें का ए पार्ट, ए का मतलब इंटरनल चॉइस। ये आसान है ए वाला, बी वाला तो वो थ्योरम आ जाती है, थेल्स थ्योरम, ये बहुत आती है, हर बार आती है ये, और बेसिक में भी आती है। ये कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये पूरा त्रिभुज है बड़ा, ये है पी क्यू आर, बड़ा त्रिभुज है। इसमें डीई तो ओ क्यू के समानांतर है, ये जो डीई है ये तो इस ओ क्यू के समानांतर बताई, और जो डीएफ है वो इस ओ आर के समानांतर बताई है। तो सिद्ध करो कि ये जो तीसरी लाइन है ये इसके समानांतर पाएगी। डायग्राम हम इसी में से देखेंगे, मैं नया डायग्राम नहीं बना रही हूँ। तुम जब पेपर में लिख के आओगे तो तुम, मैं बार बार बता रही हूँ, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, जो दे रखा है वो लिख के आना। 1 नंबर तो पक्का है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, कुछ भी नहीं कर रही मैं इस लाइन को यूं का यूं उठा के लिख रही हूँ, बनेगा मेरा 1 नंबर यहाँ। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में डीई समानांतर है ओ क्यू के, और भैया डीएफ समानांतर है ओ आर के, और सिद्ध क्या करना है कि ईएफ समानांतर है क्यू आर, और डायग्राम बना देना, 1 नंबर पक्का। अब आ जाओ प्रमाण पे। प्रमाण में ये जो थ्योरम यहाँ नीचे है ना, ये ऊपर यूज हो रही है थेल्स पर में। एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग प्रतिच्छेद करें तो अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित होंगी। थेल्स पर में एक बार मैं याद दिला दूं आप सभी को कि थेल्स पर में क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर लाइन खींची जो अन्य दो भुजाओं को 2 जगह काट रही है, मान लो ये है ए बी सी, ये है डी और ये ई, तो एडी बटे डी बी बराबर होता है ए बटे ई सी के। ये थेल्स थ्योरम थी चैप्टर 6 में, कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई लाइन खींची जाए तो वो इन दोनों को 2-2 टुकड़ों में बांट रही है, तो ये बटा ये अनुपात और ये बटा ये अनुपात हमेशा बराबर होगा। और एक था थेल्स थ्योरम का उल्टा, उल्टे में क्या था कि अगर ये अनुपात, हमें नहीं पता भाई ये लाइन खींच रखी है, हमें नहीं पता ये लाइन इसके समानांतर है या नहीं, बोर तो नहीं हो रहे हो, तो ये लाइन इसके समानांतर है या नहीं, अगर ये अनुपात बराबर आ जाए, सुनो ध्यान से, अगर ये अनुपात बराबर आ गए तो ये भुजाएं समानांतर हैं, अगर ये अनुपात बराबर नहीं आए तो भुजाएं समानांतर नहीं है। तो दोनों चीजें यहाँ यूज करेंगे। अभी इसी डायग्राम पे आ जाओ, 1 सेकेंड, इसी डायग्राम पे आ जाओ और अपना थोड़ा सा कलर ब्राइट ले लेते ताकि हमें दिखे। ये वाला त्रिभुज ले लो पी ओ और क्यू, ये रेड वाला त्रिभुज ले लिया। अब यहाँ लिखो त्रिभुज पी ओ क्यू में हमें बुक वाले ने कहा है कि जो डीई रेखा है वो ओ क्यू के समानांतर है, ये कह रखा है, ध्यान दे लेना, कलर वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि डीई रेखा ओ क्यू के समानांतर है
इसलिए थेल्स परमे से, ये जरूर लिख देना, चाहे थेल्स लिख दो चाहे आधारभूत आनुपातिकता परमे लिख दो। जब केवल रेड वाला ट्रायंगल देखना है, अब इस रेड वाले ट्रायंगल में ये लाइन इसके समानांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा पीई बाय ई क्यू और पीडी बाय डी ओ। एम आई राइट? तो पीई बाय ई क्यू बराबर हो गया पीडी बाय डी ओ के। एक रिजल्ट आ गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी तरह अब आप ले लो अपना राइट वाला ट्राइंगल ए पी ओ आर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कलर और कोई लूं? दिख रहा है सबको? है भाई, ये जो ट्राइंगल है पी ओ आर, इस ट्राइंगल में ये जो लाइन है डी एफ, ये ओ आर के समानांतर है? त्रिभुज पी ओ आर में जो डी एफ है वो ओ आर के समानांतर है। ये देखो, ये कह रखा है बुक वाले ने भैया डी एफ ओ आर के समानांतर है, इसलिए फिर देख लो ये वाला त्रिभुज में ये भुजा, एक मिनट, ये वाली भुजा इसके समानांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा, यानी पीओ बाय, एक मिनट, क्या ये पीडी बाय डी और पीएफ बाय एफ आर बराबर हो जाएंगे, तो वो चीज यहाँ लिख दो। इसलिए थेल्स परमे से पीडी बाय डीओ बराबर हो जाएगा पीएफ बाय एफ आर के। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब एक छोटी सी बात को तुमने ध्यान देना है कि ये तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। भाई, ये अनुपात इसके बराबर है और ये अनुपात इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो फिर बराबर हो गए, अगर नहीं हो गए ना? तो समीकरण नंबर 1 व, बल्कि त्रिभुज का नाम और लिख लो, चलो लिख दो इसको, नहीं तो पहले पीई बाय ई क्यू बराबर आ गया पीडी बाय डीओ की। पीडी बाय नहीं, हाँ डीओ नहीं, पीएफ बाय एफ आर, पीडी बाय डीओ के तो बराबर है ही है। ये रिजल्ट इसके बराबर आ गया, आ गई ना बात समझ में? भाई, ये रिजल्ट पहले इसके बराबर है पीडी बाय डीओ के, पीडी बाय डीओ फर्दर इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए ना। तो पीएफ बाय एफ आर लिखना था हमने, ये बराबर हो गया पीएफ बाय एफ आर के। अब एक बार फिर आ जाओ अपने इस पे, छोटा सा और रह गया रिजल्ट हमारा, दोनों दो ट्रायंगल तो ले लिया हमने, अब आ जाओ तीसरे ट्रायंगल पे, पी क्यू आर, जो मेन ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो पीई बाय ई क्यू और पीएफ बाय एफ आर यहाँ बराबर आ रहे हैं ना? तो थेल्स थ्योरम का जो विलोम है वो क्या कहता है कि इसका मतलब ये जो लाइन है वो असल में इसके क्या है, समानांतर है। बस हो गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि पीई बाय ई क्यू, इस बात को दोबारा लिख दो, बराबर है पीएफ बाय एफ आर के, समीकरण नंबर 3 से, इसलिए थेल्स परमे के विलोम से जो ईएफ रेखा है वो क्यू आर के समानांतर हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड इंग्लिश में लिख सकते हो और इति सिद्धम हिंदी में लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से। तुम्हें सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि 3 हिस्से बन रहे हैं डायग्राम में, 3 हिस्से करने हैं। अब देखो कि ये छोटा सा त्रिभुज लिया, ये लाइन इसके समानांतर है तो ये अनुपात बराबर हो गया। अब ये वाला त्रिभुज लिया, ये टेढ़ी भुजा इस टेढ़ी के समानांतर है तो ये अनुपात बराबर हुआ। अब इनका अनुपात इसके बराबर है और इसका अनुपात इनके बराबर है, तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गए। अब हमने ये बड़े वाला त्रिभुज लिया जिसमें ये अनुपात अपने आप बराबर आगे समीकरण नंबर 3 में, इसका मतलब ये लाइन इसके समानांतर है। 3 त्रिभुज 3 रेखाओं का समानांतर का जोड़ा बनता है। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं इसी 33rd क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस। यहाँ अथवा या और आपको दिया गया और ये बी पार्ट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम है ये।
इंग्लिश में बताऊं तो, हिंदी में बोलूं तो बेसिक आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये कहलाती है थेल्स थ्योरम। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। क्या कहता है ये कि अगर ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं जो मेन मेन बातें हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो भाई ये ट्राइंगल है हमारा ए बी और सी, और मान लीजिए कि हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एल, और ये लाइन इन अदर टू साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है। ध्यान देना, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली लाइन खींची जाए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमारे ये हो जाएंगे, एक पॉइंट को तो भैया आप नाम दे दो डी बेटा, और एक पॉइंट को नाम दे दो ई। ठीक है भाई, ट्राइंगल ए बी सी में एक भुजा हमने ले ली बीसी, वन साइड बीसी, बीसी के पैरेलल एक एल नाम की लाइन खींची गई जो अदर टू साइड्स को दो पॉइंट्स डी और ई पे अगर कट करती है, तो क्या शो करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, दैट इज अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है इस बात का? ये जो डी पॉइंट है इसने ए बी को ए डी और डी बी में डिवाइड किया, ई पॉइंट ने AC को AE और EC में डिवाइड किया, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर ये 2:3 है तो ये वाली लाइन भी 2:3 में डिवाइड हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट थेल्स थ्योरम। तो करते हैं शुरुआत, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आप इसमें सारी चीजें लिख कर आओगे। क्या लिख कर आओगे? दिया है त्रिभुज ए बी सी में एल समानांतर है बीसी के। इन ट्राइंगल ए बी सी एल इज पैरेलल टू बीसी। एल रेखा ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई पर काटती है, डी व ई पर। इसी का यूज हमने अभी पिछले इसी के और वाले पार्ट में किया है। इंग्लिश में बता दूं मैं फट से, इन ट्राइंगल एबीसी एल इज पैरेलल टू बीसी एंड एल लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। अब भैया सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है अनुपात। देखो यहाँ पर भी ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, वही चीज यहाँ करनी है कि ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है। वैसे तो ये थ्योरम बड़ी इजी है, अगर एक बार में आपको समझ आ जाती है, ये मतलब एक बार माइंड में सेट हो गई तो फिर कभी नहीं भूलोगे इसको। अब देखिए, थोड़ा स्क्रीन का साइज मैंने बड़ा कर लिया है। अब यहाँ आपको ना कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी भाई, ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी। डी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आप उसका नाम रख सकते हो डी एम यहाँ पर। अब ये बात ध्यान देना कि ये जो डी एम है ये ए पे भी परपेंडिकुलर है और AC पे भी, मतलब इस पूरी लाइन पे ही परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? ऐसे ही ई से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसके सामने वाली लाइन पर, उसका नाम आप EN रख दोगे, तो ये जो EN है इस पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भाग पर। तो पहले तो आप ये लिखो कि DM लंब AB व ए बी नहीं, डी एम हमने डाला है AC पर, डी एम लंब AC
वह EN लंब AB डालो। ड्रॉ करके इस डालो की जगह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ड्रॉ लिख देंगे, आगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। दूसरा काम और करना है, बी को ई से मिलाना है, बी को ई से मिलाना है। ठीक है, तो बी को ई से मिलाया और भाई डी को सी से मिलाया। क्लियर है? बी को सी से, बी को ई से, दूसरा काम है ये। वह डी को सी को डी से लिख दीजिए, एक ही तरफ से लिख दीजिए, सी को डी से मिलाया। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब इतना अगर आप कर आते तो 2 नंबर तो आपके 100% कंफर्म हो जाते हैं। अगर इतना सारा आप लिख के आ रहे हो तो आपके 2 मार्क्स तो कंफर्म हो गए हैं। और इनमें कुछ भी नहीं है, ये जो डायग्राम है स्टेटमेंट पढ़ के बनाना है, स्टेटमेंट में से ये सारी चीजें हमने लिखनी है, ये भी स्टेटमेंट में से लिखना है। हाँ, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। अब हम आएंगे इसके प्रमाण पर, प्रूफ ऑफ द थ्योरम पर। अब आप एक छोटी सी बात को ध्यान में फिट करके चलना कि मुझे AD के नीचे DB चाहिए, तो मैं 2 ट्राइंगल्स लूंगी, एक का बेस AD होगा और एक का बेस DB होगा। AD बाय DB, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। बहुत अच्छे से देखना, तो लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बार इस थ्योरम को अपने काफी वीडियोस में करवाया हुआ है, यहाँ भी मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ आपको कि AD और DB ये दोनों आपने लेने हैं, इनसे जो ट्रायंगल बने। अब समझो मेरी बात, AD से ये ट्रायंगल बन रहा है ADE, ये ट्रायंगल बन रहा है ADE, तो पहले तो आप ये लेंगे ट्रायंगल ADE, और फिर DB से जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है DBE, इसी साइड का लेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये नहीं लेंगे, ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे। क्लियर है? सब कुछ इधर वाला, सब कुछ ये इस एरिया में से सब कुछ उठा लेंगे हम। सुन रहे हो मेरी बात को? इस एरिया में से ABE में से, ABE में से सब कुछ उठा लेंगे। एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इनका क्या करेंगे? इनके देखो, आपकी बुक में क्या है कि आपकी बुक में ऊपर वाले का क्षेत्रफल अलग निकाल रखा है, नीचे वाले का अलग, फिर उनका अनुपात। मैं डायरेक्ट कराती हूँ, बच्चों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। आप लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। इज इट क्लियर? दोनों ट्राइंगल्स बार बार बता रही हूँ लेफ्ट साइड वाले लेने हैं, इतनी जगह में दोनों ट्राइंगल्स आ गए हैं। अब किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब दोनों त्रिभुजों में आधार और ऊंचाई को ट्रिक से देखना है। अब देखो, मुझे अपने आंसर में AD बाय DB चाहिए, तो इस ट्रायंगल का आधार, देखो आधार कहीं भी हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। हमें वो लेना जो हमें चाहिए। हम AD को बेस लेंगे और AD पे EN पहले से परपेंडिकुलर मैंने डाल रखा है, तो ये आ जाएगा बच्चे 1/2 AD गुणा EN हो गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे जो ट्राइंगल है वो है DBE। DBE ये वाला ट्राइंगल है DBE, इसमें बेस DB ही लेना है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में DB चाहिए। मैं ये बेस नहीं लूंगी, मैं ये बेस नहीं लूंगी, मैं बेस लूंगी DB। तो नीचे आ गया 1/2 आधार की जगह DB और ऊंचाई की जगह। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मैं 2 तरीके से बताऊंगी। पहले तो तुम ये देखो कि इसको थोड़ा नीचे लाएं, देखो ये DB है और ये अपना ट्राइंगल है, हैं? अब DB है तो इस पे E से परपेंडिकुलर डलना चाहिए, तो DB को आगे तक एक्सटेंड करो तो E से ये परपेंडिकुलर इस पर डला हुआ है। जब भी हम कोई स्केलन ट्रायंगल लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी हम कोई स्केलन ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा सा इसको और स्केलन बनाती हूँ मैं। ये कुछ आप इस तरह का ट्रायंगल लो भाई, ये ट्रायंगल आपने ले लिया, ले लिया, दिख रहा है ना ये ट्रायंगल। अब इसमें ये बेस है, ये तो आपका बेस है और यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। डार्क कलर लेकर बताती हूँ, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डलेगा वो ये डलेगा।
और इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर लोगे और ये बेस लोगे। मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, तो आर एम तो परपेंडिकुलर होगा और पी क्यू बेस होगा, क्योंकि ये पूरी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। पहला तरीका। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि भैया ये डीबीई ट्रायंगल है बेटा, है ये स्केलन ट्रायंगल है, तो यहाँ से विषम बाहु त्रिभुज है, हिंदी में बता रही हूँ मैं, विषम बाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा ही नहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर तब डलेगा जब इसको आगे बढ़ा के डालोगे, तो वो परपेंडिकुलर ई एन है। फिर भी ना समझ आए ना, तो एक फ्री की हिंट ये है कि मुझे आंसर में ए डी बाई डी बी चाहिए। अब मैं जब कट करूंगी तो 1/2 से 1/2 कट कर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ई एन लिख दूं तो ई एन से ई एन कट हो जाएगा और ए डी बाई डी बी मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ याद रख सकते हो, जो परपेंडिकुलर ऊपर लिया है वही परपेंडिकुलर नीचे लो। 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, और ये हमारा एक रिजल्ट आ गया कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है ए डी बाय डी बी। इस एक रिजल्ट को आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। हो गया, पहली चीज हो गई ए डी बाय डी बी। फिर से दोबारा से जल्दी से रिपीट कर रही हूँ, ए डी बाय डी बी मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में। तो ए डी बाई डी बी के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई लिया, नीचे वाला ट्रायंगल डी बी ई लिया। ए डी ई का एरिया निकालने के लिए 1/2 1/2 आधार ए डी परपेंडिकुलर ई एन, नीचे वाले का एरिया निकालने के लिए 1/2 डी बी परपेंडिकुलर ई एन। सब कुछ कट गया और ये हमारे पास पेंडिंग रह गया। अब आ जाओ बच्चे, राइट हैंड साइड में है ए ई बाई ई सी, ध्यान देना, ए ई बाय ई सी, समझ रहे हो ना, ए ई बाय ई सी। बार बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि कई बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता। तो ये ट्रायंगल फिर से लेना है, लेकिन इस बार बेस ए ई लेना है और ई सी बेस लेना है। तो वही सारी कहानी अब राइट साइड में सिमट कर रह जाएगी। अब आपने राइट साइड पे फोकस करना है। ये बेस है, डीएम इस पे परपेंडिकुलर है, क्लियर है भाई, ये बेस है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। हो गया, अगले में ये बेस है और इसको आगे बढ़ाओगे तो फिर से डीएम परपेंडिकुलर है। तो ऊपर तो वही ट्रायंगल आएगा एडीई, ऊपर तो वही ट्रायंगल आएगा एडीई। अब फिर से लिख दो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, और बटे में ध्यान देना, बटे में ध्यान देना, ये राइट साइड वाला ट्रायंगल लोगे डीईसी, ठीक है। तो बटे में आ जाएगा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, वही 1/2 गुणा आधार। अब आधार पे ध्यान देना, एई चाहिए तो एई आधार लेंगे, डीएम परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये हो गया गुणा एई गुणा डीएम, और नीचे वाले का क्षेत्रफल भी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ मुझे आंसर में ईसी है तो मैं ईसी को बेस लूंगी और ईसी को आगे बढ़ाने पर डीएम ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा गुणा ईसी गुणा डीएम, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये आ गया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। इसको 2 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, और पेपर के तो दिन ही कितने रह गए हैं। तो ये आ गया एई बाय ईसी। ये 2 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए, दोनों को नाम दे दो। अब अपने क्वेश्चन पे एक बार फिर से फोकस करो। फोकस क्या करें, बार बार ऊपर नहीं जाते, यहाँ ध्यान देते हैं, सुनो मेरी बात। इधर आप लेफ्ट साइड पे ध्यान दो, ये आपका डायग्राम यहाँ तैयार है और ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। तो देखो बच्चे, ये ए डी बाई डी बी आ चुका और ये ए ई बाई ई सी। अब इनके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं इनकी लेफ्ट साइड देखती हूँ तो इसमें ऊपर है एडीई का क्षेत्रफल और इसमें भी ऊपर है एडीई का क्षेत्रफल, यानी दोनों की लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर तो अंश तो सेम है। लेकिन इसमें नीचे है डीबीई का क्षेत्रफल और इसमें है डीईसी का। अगर मैं किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर दिखा दूं, तो ऊपर वाला तो बराबर था ही, नीचे वाला भी बराबर आ गया, तो ये पूरी लेफ्ट साइड इस लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगी, तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। अब आ जाओ डीबीई और डीईसी पर। इसी डायग्राम में जो यहाँ बना हुआ है ये डीबीई बन गया, ठीक है, और इसको मैं अगर रेड कलर से कर दूं, और ये डीईसी बन गया, इसको मैं
इस कलर से कर देती हूँ। इन दोनों का ध्यान से देख लो, थोड़ा और मैं जूम कर देती हूँ इसको, कि हमें ये राइट वाले का एरिया और लेफ्ट वाले का एरिया बराबर दिखाना है। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल सा ये चीज आपने की नहीं है, 9th क्लास में होती थी पहले ये आपकी। मैं आपको यहाँ एक डायग्राम से इसको बताती हूँ। मान लो ये है मेरा DE, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया B पॉइंट, तो ये हो गया DBE ट्रायंगल। और भी आगे ले लो, बल्कि थोड़ा सा मैं कहूंगी कि थोड़ा सा और आगे ले लो। ये ले लिया मैंने B पॉइंट, ये हो गया DBE ट्रायंगल। और बच्चे यहाँ पर मैंने ले लिया, थोड़ा और इधर ले लो, यहाँ पर मैंने ले लिया C पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये हो गया मेरा DCE ट्रायंगल, हो गया। अब तुम इन दोनों का एरिया, हमें नहीं पता, इनके बारे में कोई नॉलेज हमें नहीं है, ये थोड़ा याद ले लेना। तो अब तुम एक बात पे ध्यान दो कि जब इस पे परपेंडिकुलर डलेगा तो यहाँ से डलेगा, और इस पे जब परपेंडिकुलर डलेगा तो यहाँ से, और ये एक पैरेलल उसके बीच में है। ध्यान से सुना मेरी बात को, बी और सी की जो लाइन है, BC जो लाइन है वो DE के पैरेलल है, ऐसा कुछ है। बहुत ध्यान से समझना है कि BC जो है वो DE के पैरेलल है, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम होगी, होगी। अब दोनों ट्रायंगल्स का बेस बिल्कुल सेम है। सुनो ध्यान से, दोनों ट्रायंगल्स का, अगर मैं ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2 DE और गुणा में हाइट h हो गया। और जब मैं इसका एरिया निकालूं ट्रायंगल DBE का तो 1/2 DE इंटू h, और h दोनों कंडीशन में सेम है क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है, तो दोनों का एरिया भी बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी आपने ये 9th क्लास में आ जाता था, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो DE और BC दोनों पैरेलल हैं, तो ये हाइट हर जगह सेम है, ये हाइट हर जगह सेम है। अब ये जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है इसका बेस DE है और हाइट ये है, ये जो राइट वाला ट्रायंगल है इसका बेस DE है और हाइट ये है, तो दोनों का जब बेस सेम है, हाइट सेम है, तो दोनों का एरिया तो बराबर हो गया ना। तो अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, क्योंकि ट्रायंगल, क्योंकि त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर बने हैं, ध्यान से सुनना, बेस सेम होना चाहिए, पर बने हैं वह दो समानांतर रेखाओं, वह दो समांतर रेखाओं, और वो दो समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, DE व BC के बीच स्थित हैं। इंग्लिश में और बता दूं मैं, ट्रायंगल DBE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस DE एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस DE एंड BC। इसलिए सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 और 2 में ऊपर वाला भाग पहले से बराबर था, नीचे वाला भाग बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट साइड बराबर हो गई, और जब दोनों की लेफ्ट साइड बराबर होगी तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लिखो 1, 2 व 3 से लेफ्ट साइड हमारी बराबर आ रही है। क्या बराबर आ रही है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DBE कर देना, मैंने DBE लिखा है, DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। ये किसके बराबर है, त्रिभुज ADE का, ऊपर वाला तो वैसे ही बराबर है भाई, नीचे वाला देखना है, और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ये बराबर आ गया, इसका मतलब इनकी राइट साइड भी बराबर हो गई कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इतना टाइम मुझे समझाने में लगा, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, मतलब मुझे यूं था कि वे बच्चे शायद कुछ ऐसे हों जो पहली बार इसको देख रहे हो, पहली बार कर रहे हो, वरना इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बार आती है, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड मैथ्स में भी, सारे पेपरों में ये आती है। तो जल्दी से मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर दूं। एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC।
यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल लो और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, इसको इससे और इसको इससे मिला दो। एक बार तो पूरा लेफ्ट का एरिया आपने लेना है, जिसमें ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया ले लो। दोनों का बेस यही लेना है, AD और DB। तो 1/2 AD, 1/2 DB, और दोनों का परपेंडिकुलर ले लो EN। तो आपस में कट के ये आ गया AD/DB। ऐसे ही पूरा राइट साइड का ले लेना, AE/EC लेके, ये सारा कट जाना चाहिए। आ गया। अब कहानी बचती है ये डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में जो दोनों ट्रायंगल हैं वो ये हैं भैया, देख लो ध्यान से, दोनों सेम हाइट पे हैं, तो दोनों की हाइट हमेशा बराबर होगी, दोनों का बेस सेम है, तो इन दोनों का एरिया भी सेम हो गया। जब इन दोनों का एरिया सेम हो गया तो इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड्स इक्वल हो गई। जब लेफ्ट साइड्स इक्वल हो गई तो राइट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, और यही हमने प्रूव करना था हमारे क्वेश्चन नंबर 33 में। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स मुझे शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 ए पार्ट। अभी इन्होंने चमत्कार ही कर रखा है कि चारों ही क्वेश्चंस में चॉइस दे रखी है। वैसे मिलती तो नहीं है भाई, फाइनल में हो सकता है कि बेसिक की वजह से इन्होंने दे दिया हो। चलो देखते हैं, लेट्स सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है भाई। ये कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इतना पढ़ते ही भैया डायग्राम बना दो। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक अर्धगोला है, तो ये आपका बन गया अर्धगोला। ठीक है, और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो ये इसके ऊपर बन गया बेलन। डायग्राम बनाते ही आधा काम खत्म हो जाता है। एक नंबर तो मिल ही जाएगा आपको हर हालत में। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब ये चीज आपने देखनी है कि, एक मिनट भाई, अब ये देखो, ये फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट रोंग है। तो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जो है, जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश मीडियम वाले की आपने चेक करनी है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि गड़बड़ है, इंग्लिश मीडियम वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपने स्टेटमेंट चेक करनी है, क्योंकि ये तो ऊंचाई से काम नहीं चल रहा। यहाँ आएगा ये करेक्ट। देखो, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायामीटर बोले तो खिलौने का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल गलत है, इन्होंने मिक्स कर दिया है कुछ यहाँ पर। तो आपको यही स्टेटमेंट अब लेकर चलनी पड़ेगी। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जब इसके ऊपर ये आ रहा है तो दोनों का व्यास और रेडियस और जो है डायमीटर वो तो सेम है। तो अभी आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि हेमिस्फीयर का व्यास दे रखा है, अर्धगोले का व्यास दे रखा है, तो ये अर्धगोले व बेलन दोनों की ही त्रिज्या हो जाएगी। अर्धगोले व बेलनाकार भाग की त्रिज्या, ये मैं आपको करवाती हूँ जब भी ये चैप्टर में बताती हूँ कि किसी भी ऐसे मिक्स डायग्राम में जो जो शेप्स दे रखे हैं उनके डायमेंशंस ले लो। एक तो आपको अर्धगोला दे रखा है, इसमें तो केवल त्रिज्या चाहिए जो कि हमें मिल गई। दूसरा, हमें ये बेलन दे रखा है, तो बेलन में त्रिज्या भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। त्रिज्या तो मिल गई, बच गई हाइट। हाइट अभी निकाल लेते हैं अपनी। तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2, यानी कि रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। अब ये हमने जो अर्धगोला है वो तो बहुत छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, तो ये 7 है। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर कह लो, बेलन की जो हाइट है एच, वो कितनी बच जाएगी? तो ये 7 13 में से हट जाएगा, और ये 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर बच जाएगी। यानी कि गोला ज्यादा गहरा है और सिलेंडर ये कुछ ऐसी आकृति है कि गोला तो ये है और सिलेंडर इसके ऊपर छोटा है। समझ में आ रही है बात?
तो ऐसे इट डजेंट मैटर, आप मेन अपना यही देखना है। तो अब आप ले लो बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या आ गई और अर्धगोले की भी त्रिज्या आ गई। अब आप लिखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, उसको एच नाम दे दो, तो एच हो जाएगी 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। जितना नीट एंड क्लीन आप डायग्राम बनाओगे उतना कम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कहता क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर का मतलब इसके अंदर अंदर का, तो अंदर की तरफ एक तो ये सिलेंडर का अंदर का भाग है और एक अर्धगोले का अंदर का भाग है। तो वेसल माने ये हो गया बर्तन का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो समझ गए, इनर सरफेस एरिया, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। अच्छा, यहाँ एक टिप और मैं फ्री में देना चाहूंगी बच्चों को कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं फिर इसका फिर जोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, एक ही बार में आप करें। तो आप यहाँ लिखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय को मैंने CS से लिखा है। बेलन का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH और अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr दोनों में से कॉमन ले लो तो ये बच गया H+R, यहाँ तो H बच गया और यहाँ R। अब वैल्यू रख दो, 2 × 22/7, रेडियस 7, ब्रैकेट में H की जगह 6 और R कितना है 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ये तो गलती से दे दिया इन्होंने 5 नंबर में। 22 दूनी 44 और 7 और 6 13, 13 चौके 52, 5 13 चौके 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका टोटल अंदर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ये जो मिसिंग पार्ट है ये भी कुछ इसी तरह का है। मान लो भाई ये जो हाइट है ये अरे ये जो हाइट है ये आपको 15.5 दे रखी है। सुनना मेरी बात, ये जो हाइट है ये 15.5 दे रखी है। अब अगर आपको ये त्रिज्या पता हो तो हाइट में से ये रेडियस माइनस करोगे तो बेलन की हाइट आ जाएगी और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब सुनो, ये तो खोखला अर्धगोला खोखला बेलन है, तो संपूर्ण का मतलब भी वही चीज हो जाएगी जो मैंने अभी निकाला है, क्योंकि उसका कोई अपर पार्ट तो है नहीं, ठीक है ना। तो संपूर्ण भी वही है और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका वही है, तो इसी तरीके से ये निकल जाता है। बट हियर इज समथिंग मिसिंग, तो हम इसको यहाँ पर स्किप कर देंगे और जल्दी से अब इसके लास्ट पार्ट पर हम चलेंगे। 34th का मैं कहूंगी बी पार्ट, इंटरनल चॉइस। ठीक है, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से। रोहित को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, इस पर मोमिया रंग से करना चाहता था। लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई इतनी और व्यास इतना है। इंग्लिश में सेम है। रोहित गॉट ए प्लेइंग टॉप ऑन हिज बर्थडे प्रेजेंट व्हिच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, वांट टू कलर इट विद crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. कोण के ऊपर हेमिस्फीयर है। वैसे तो ये देखो कोण के ऊपर हेमिस्फीयर। ये लट्टू आपने बहुत चलाए होंगे, ठीक है, लट्टू सबने ही चलाए होंगे। ए, ठीक है, ये तो हो गया आपका कोनिकल पार्ट और इसके ऊपर ये आ जाएगा अर्धगोला। क्लियर हो गया, ये एक तरह का हमारा लट्टू बन गया। अब इस लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चे यहां से लेकर और यहाँ तक की जो इसकी कंप्लीट हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 3.5 की बात करूं तो डायामीटर 3.5 है, तो जो रेडियस हो जाएगा वो 3.5/2 यानी 35/20, 5×7 = 35 और 5×4 = 20, यानी दोनों का ही रेडियस। अब मैं इस पर डिटेल ज्यादा नहीं लिखूंगी, 7/4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। भाई जो व्यास है उसको 2 से भाग कर दो, डेसिमल हटा दो। अब फिर वही बात आ जाती है कि अब ये कोनिकल पार्ट है और कोण में
तीन चीजें होती हैं, एक हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। और हमें एरिया में निकालना, हाँ एरिया में तो एल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये एच है, ये एल है और ये आर है, और ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट था, जो अर्धगोला था, उसकी त्रिज्या तो आ गई। अब कोण की बात करते हैं, तो तुम यहाँ लिखोगे शंक्वाकार भाग की, मैंने बोला तो ये था, मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगी। चलो ऊंचाई h, और वो कैसे निकलेगी, पूरी हाइट 5 है और ये आपका रेडियस है, ठीक है ना भाई। ये आपका फिर से वही हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाता है, जो कि आपका हो जाएगा 7/4। मैं 7/4 ही लिखूंगी, तो वो हो जाएगा 5 - 7/4, ठीक है। तो ये हमारी हाइट आ गई भाई, ठीक है। ये हाइट आ गई 4×5 = 20 -7/4, 13/4, ठीक है। तो हाइट आ गई 13/4, 13/4 सेंटीमीटर। लेकिन 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 हमें तो एरिया निकालना, और एरिया में हमें एल चाहिए। और एल क्या होता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो 9/16 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आर 7/4 है तो 49/16, और ये हो गया 169/16। 9 × 9 = 18, 6 और 4 10 और 1 11, 218/16 आ जाएगा। अब दोनों तरफ जब आप अंडर रूट करोगे तो 218/16 का अंडर रूट, अब 218 का अंडर रूट और बटे में 4, 16 का तो 4 आ जाएगा। अब 218 का अंडर रूट निकाल के आपको इसे 4 से भाग करना पड़ेगा। तो ये 218 का अंडर रूट आपका आ जाएगा लगभग 14.76, और इसको आप 4 से भाग करिएगा तो बच्चे 3.69 के आसपास आएगा, जिसे मैं 3.7 सेंटीमीटर लूंगी। अंडर रूट आपको निकालना आना चाहिए, 8वीं क्लास में आ जाता है, नहीं आता तो आप मुझे बता देना, मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बना के या कुछ छोटी वीडियोस बना के आपको ये स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगी, ठीक है। एल आ गया हमारा, एल आ गया हमारा। तो अब हमें आगे चलना है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया में अब क्या कह रहा है कि जिस एरिया पे उसने कलर करना, अब भैया कलर कहाँ करेगा, कलर तो सारा बाहर बाहर करेगा। अब बाहर करेगा तो कोण के बाहर करेगा, तो कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रंगा जाने वाला क्षेत्रफल। अब आप लिखोगे रंगा जाने वाला क्षेत्रफल बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। दोनों में से πr को कॉमन ले लो तो ये तो बच गया l, πr को कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, और r। इससे ना काम थोड़ा आसान हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब पाई की जगह तो रख दो 22/7, आर की जगह 7/4, एल की जगह 3.7 है तो मैं 37/10 रख देती हूँ, और 2r है, 2r का मतलब है व्यास, और व्यास था 3.5 यानी 35/10, ठीक है भाई। समझ गए ना मेरी बात को, ये डायमीटर था भाई, ये डायमीटर व्यास यही तो था। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाहर तो आ गया 11/2। अब फायदा देखो क्या है, नीचे 10 है तो ऊपर ऊपर वाला जुड़ जाएगा भाई, लघुत्तम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डेसिमल वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लंबा पड़ता है, 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7/10। अब 2 से 72 को काट दो 36, 36 को 11 से गुणा करो तो 396/10, यानी कि 39.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया है, जिस पर रोहित को अपने लट्टू पर रंग करना है। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। और अब जल्दी से आ जाते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी इन्होंने इंटरनल चॉइस दी हुई है, वैसे आपको 2 ही क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, मैं क्लियर कर दूं, चारों में नहीं मिलेगी। तो चलिए 35वें पर आ जाइए कि नीचे दी गई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरी के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत को दर्शाती है। इन आंकड़ों की महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करिए। माध्य निकालना है तो पहले मैं डाटा नोट कर लूं।
तो ये डाटा मैंने नोट कर लिया है। जो ये संख्या होती है बच्चे, ये तो एफ आई होती है। क्लियर है ना? 15 से 25 6, इस तरह से ये पूरी तो हमने शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत लिख लिया। और 15 से 25, ठीक है, कितना है? 6% है महिला शिक्षक। 25 से 35% 11 राज्यों में है। 35 से 45 7 में, 45 से 55 इस तरह से। तो ये तो हमारा हो गया एफ आई। अब हम निकालेंगे एक्स आई, जो कि हमारा होता है मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? इन आंकड़ों का मध्य बिंदु। इसको कैसे निकालते हैं रफ में बता रही हूँ। 15 में 25 जोड़ के 2 से भाग कर दो तो 20 आ जाएगा। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि 15 और 25 के बिल्कुल बीच में 20 ही पड़ता है, तो ये 20 आ गया। अब इनमें ध्यान देना कि 10-10 का फर्क है, तो आगे भी 10-10 का फर्क आएगा। 30 40 50 60 70 और 80। अब मैं डायरेक्ट करूंगी, डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो। किस किस को? इनकी आपस में, इनकी आपस में, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 20 छिक्का 120, 11 तिये 35, 7 चौक 28, 5 चौके 20, 6 चौक 24, 7 दूनी 14 और 80 एकम 80। और ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और ये आएगा बच्चे सिग्मा एफ आई। इनको जोड़ दो। 6 और 11 और 6 17 और 7 24, 4 28 और 4 32, 33 34 और 1 35। तो ये आ जाएगा। और इन्हें जोड़ो 0 8 और 8 16, 8 तिये 24, 25 26 27 और 28 29 का 9, 2 और 1 3 2 5 7 और 2 9 और 3 12 और 1 1390 आ जाएगा। तो माध्य प्रतिशत कह लो या माध्य कह लो, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। 1390 बटे 35। 1390 को 35 से भाग कर लो। डायरेक्ट ना हो तो 5 से काट लेना। ये आ जाएगा 39.71%। ये भी शायद एग्जाम्पल है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आप बोर हो जाएंगे, तो जल्दी से मैं इसका बी भाग और ले आती हूँ कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, तो उनका माध्यक ज्ञात कीजिए। मैं जल्दी से टेबल नोट कर लूं पहले। तो ये मैंने टेबल नोट कर ली है। और अब हम इसका माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए सिर्फ एक कॉलम हमें बनाना पड़ता है, सी एफ। हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे बनती है? 4 लिखा, 4 में 5 को ऐड कर दिया, 9 आ गया। 9 में 13 को ऐड कर दिया तो 22 आ गया। 22 में 20 को ऐड कर दिया। ऐसे चलते रहते हैं। 42, 42 में 14 ऐड करो तो 56, 56 और 8 64 और 4 68। ये आ गया हमारा। वैसे भी इसने यहाँ पहले ही बता रखा है कि 68 उपभोक्ता हैं। एन हो गया 68। एन का आधा कर लो तो 68/2 यानी 34, 34 आ गया। अब आपने इनमें 34 से जस्ट बड़ी, बड़ी तो बहुत है, 34 से बड़ी तो बहुत बारंबारता है, लेकिन जस्ट बड़ी बारंबारता आपने देखनी है। तो 34 से बड़ी बारंबारता 42 है। तो 42 के सामने वाला जो अंतराल है वो हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। यानी हमारा माध्यक 125 और 145 के बीच होगा। इस 42 के सामने वाली बारंबारता को हम एफ के रूप में यूज करेंगे, और 42 के ऊपर वाली बारंबारता को हम सी एफ के रूप में यूज करेंगे। और इनके बीच में जो 20 का गैप है वो हमारा एच होगा। तो अब सब चीजें आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि जो 42 है वो जस्ट बड़ा है 34 से, इसलिए जो अपना माध्यक वर्ग आएगा वो 125 से 145 आएगा। एफ की वैल्यू 20 आएगी, सी एफ की वैल्यू 22 आएगी और एच की वैल्यू भी 20 आएगी। एच क्या है पता है ना सबको? इस वर्ग अंतराल की चौड़ाई। ठीक है। अब आप यहाँ मीडियन का यानी माध्यक का फॉर्मूला लिख लीजिए। एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाई एफ और मल्टीप्लाइड बाय एच। बिल्कुल सिंपल। अब कर दो फटा। एल 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 नहीं बताया मैंने। एल होता है इस वर्ग अंतराल का नीचे वाला, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर। तो लोअर लिमिट जो है वो एल होता है। तो एल की वैल्यू आ गई 125। तो ये हो गया 125 जमा एन बाय 2 34, सी एफ 22, एफ भी 20 और एच भी 20। 20 से 20 कट गया। पहले इस पूरी ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद 125 में जोड़ना होता है। तो 34 में से 22 घटा दो
12, 5 और 2 7, 137 आपका माध्य का आ जाएगा। और ये आपके कंप्लीट सेक्शन डी का सॉल्यूशन था। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगले पार्ट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।